उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यस, कैप्टन शकील ने उलझे हुए लहजे में कहा, क्योंकि यहाँ किसी के फ़ोन आने की उन्हें तवक्को ही ना थी। खावर बोल रहा हूँ। खावर की आवाज़ सुनाई दी। वो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। खावर, तुम्हें ये नंबर कैसे मालूम हुआ? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ ने नंबर दिया है। उसने मुझे फ़ोन करके इमरान साहब की माजूरी के बारे में बताया है और साथ ही हुक्म दिया है कि मैं फ़ौरन डॉक्टर रिजवान से रब्ता करके इमरान साहब से उनकी बात कराऊं। लेकिन मैंने उन्हें बताया है कि डॉक्टर रिजवान एक हफ़्ता पहले एक्रीमिया गए हैं और मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ होंगे और ना जाने कब उनकी वापसी हो। इस पर चीफ ने कहा कि वो डॉक्टर रिजवान को तलाश करके उनकी बात इमरान से कराते हैं। मैं तुम्हें इत्तला कर दूं। वैसे मुझे इमरान साहब की मासूरी का सुनकर बेहद अफसोस हुआ है। खावर ने तफसील बताते हुए कहा। दुआ करो कि इमरान साहब ठीक हो जाएं। खुदा हाफिज, कैप्टन शकील ने कहा और रसीवर रख दिया। जूलिया, जो इस दौरान वापस कमरे में आ चुकी थी, उसका सुता हुआ चेहरा अब खिला हुआ नजर आ रहा था। मैंने कहा नहीं था कि चीफ बज़ाहिर पत्थर बनता है लेकिन पत्थर नहीं है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। वो इन कॉलों के अखराजात भी मुझसे वसूल करेगा। इमरान ने कहा। मरो नहीं, हम अदायगी कर देंगे, जूलिया ने कहा और सब बेइख्तियार हंस पड़े। अब इस देसी को होश में लाया जाए, क्योंकि डॉक्टर रिजवान तो ट्रेस होगा तो फिर बात होगी, सफदर ने कहा। उसे होश में लाने से पहले कुर्सी से बांध दिया जाए। बहरहाल ये तरबियत याफ्ता एजेंट है। वैसे मैंने उसकी तलाशी तो ले ली है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है, जूलिया ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जोसेफ और जवाना, तुम दोनों दरवाजे की साइडों में खड़े हो जाओ ताकि मैडम डेसी किसी गलत हरकत का सोच भी ना सके, इमरान ने कहा। तो जोसेफ और जवाना दोनों उठे और तेज़ी से दरवाजे की दोनों साइडों पर बड़े चुकन्ने अंदाज में खड़े हो गए। सफदर ने उठकर जेब से शीशी निकाली और इसका ढक्कन खोलकर उसने शीशी का दहाना कुर्सी पर बेहोश पड़ी हुई मैडम डेसी की नाक से लगा दिया और चंद लम्हों बाद शीशी हटाकर उसने उसका ढक्कन लगाया और शीशी जेब में डाल दी और फिर वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैडम डेसी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे और फिर उसने करहाते हुए आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जाग उठा और उसके साथ ही वो कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। वो अब हैरत से कमरे और सामने बैठे हुए इमरान और उसके साथियों को देख रही थी। ये मैं कहाँ हूँ? मैडम डेसी के मुंह से अल्फाज ऐसे निकले जैसे ज़ुबान से खुद ब खुद फिसल कर बाहर आ गए हों। फ़िलहाल तो तुम दोस्तों में हो मैडम डेसी, आइंदा का इन्हिसार तुम्हारे अपने रवैये पर है, इमरान ने कहा। लेकिन मैं तो उस सूसन के अड्डे में थी, फिर यहाँ तुम्हारे पास। मैडम डेसी शायद अभी तक हैरत के शदीद झटके से बाहर ना आ सकी थी। तुमने सूसन के अड्डे पर रेड किया, तुम्हारे बाद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने रेड कर दिया, बस इतनी सी बात है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने कैसे ट्रेस कर लिया कि तुम पेगास के अड्डे में हो? तुम्हारा आदमी जिसने तुम्हें खसूसी रेस की मदद से ट्रेस करना था, उसे तो मैंने ट्रैप कर लिया था और उसकी मदद से मैंने इस अड्डे में तुम्हारी मौजूदगी को ट्रेस किया था, मैडम डेसी ने कहा। तुमने रेस की मदद से मुझे ट्रेस किया, लेकिन जोसेफ प्रिंस ऑफ अफ्रीका ने अपनी मखसूस सलाहियतों से मुझे ट्रेस कर लिया, इमरान ने दरवाजे के करीब खड़े जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुरइसरार सलाहियतों की मदद से? क्या मतलब? मैडम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम उस पर अपना सर मत खपाओ, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन मैकेमेले ने तो बताया था कि रेस की मदद से ट्रेस करने के बाद तुम्हारा फौरी इलाज होना ज़रूरी है, वरना तुम हलाक हो जाओगे। क्या तुम्हारा इलाज हो गया है? मैडम डेसी ने कहा। मेरे साथी ने मुझे तफसील बताई है। मैकेमेलन को ये मालूम ना था कि जिसके जिस्म में सीसीएम के असरात मौजूद हों और उस पर ये रेस असर नहीं कर सकती, वरना वाकई अगर मेरा फौरी इलाज ना होता तो मैं अब तक हलाक हो चुका होता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और इमरान के साथियों के चेहरे, जो मैडम डेसी की बात सुनकर एक बार फिर तारीख हो गए थे, बेइख्तियार खुल उठे। इमरान साहब, इस वक्त आपकी माजूरी की वजह
سے ہمیں بھی اس بات کا خیال نہیں رہا تھا۔ میکمیلن اور چیف کے درمیان اس بات پر گفتگو ہوئی تھی اور چیف نے میکمیلن کو کارمن خصوصی ریس لینے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وقفہ طویل ہو سکے۔ اب ڈیسی کی بات کرنے پر مجھے خیال آیا، یہ تو شکر ہے کہ آپ CCM کی وجہ سے بچ گئے، صفدر نے کہا۔ قدرت جو کچھ کرتی ہے بہتر ہی کرتی ہے، انسان اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ CCM میرے لیے ہمیشہ کی معذوری کا باعث تو بن گئی ہے، لیکن اب دیکھو اس کی وجہ سے میں ہلاکت سے بچ گیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کے ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے سوسن نے جب بتایا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے ہو تو مجھے دلی افسوس ہوا تھا، ڈیسی نے کہا۔ تمہارے جذبات کا شکریہ، لیکن تم نے میکمیلن سے کیا سلوک کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو ڈیسی بے اختیار چونک پڑی۔ وہ تو ہلاک ہو چکا ہے، میں اس کے لیے مجبور تھی، ڈیسی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اور وہ سینٹر جس میں ریز استعمال ہوئی، عمران نے خشک لہجے میں کہا، وہ بھی تباہ ہو چکا ہے، ڈیسی نے جواب دیا۔ اب تم نے خود ہی اپنی موت کا سامان کر لیا ہے، تمہیں اب تک اس لیے زندہ رکھا گیا تھا کہ میں تم سے ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن تم نے پاکیشیا کے اہم آدمی میکمیلن کو ہلاک کر کے اور پاکیشیا کا سینٹر تباہ کر کے پاکیشیا کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے۔ اس لیے اب تم جانو اور پاکیشیا سیکرٹ سروس جانے، میں مجبور ہوں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو زندہ چھوڑ دیا تھا، ڈیسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات نہ ہوتی کہ ہم عمران کو ٹریس کر لیں گے تو یقیناً ایسا نہ کرتی، اور عمران درست کہہ رہا ہے، تم نے پاکیشیا کے مفادات کے خلاف کام کر کے پاکیشیا کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے اور تمہیں بہرحال اس کی سزا ملنی چاہیے، جولیا نے کہا۔ میرے پاس عمران کی معذوری کا علاج موجود ہے، اگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں عمران کو تندرست کر سکتی ہوں، میڈم ڈیسی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی ہی ایک ذہین اور تربیت یافتہ ایجنٹ ہو میڈم ڈیسی، تم نے واقعی ہماری کمزور رگ پر انگلی رکھ دی ہے، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ مجھے تم سے زیادہ اس بارے میں معلومات ہیں، اس لیے تمہاری یہ ترکیب کامیاب نہیں ہو سکتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو تم وہ فارمولے لے جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں یا ایکریمیا کی کوئی ایجنسی تمہارے پیچھے نہیں آئے گی، ورنہ تم جانتے ہو کہ ایکریمیا اس فارمولے کے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور ایکریمیا کے پاس نہ ہی آدمیوں کی کمی ہے اور نہ ایجنسیوں کی، اور پھر یہ ضروری نہیں کہ میری موت کے بعد جو فارمولہ لینے پاکیشیا جائے گا وہ میری طرح سوچے، ڈیسی نے ایک اور پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ فارمولہ کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے سوسن نے بتایا تھا کہ ہمارے ریڈ کی خبر سنتے ہی اس نے تمہیں بے ہوش کر دیا، اس وقت تم فارمولے پر کام کر رہے تھے، ہمیں فارمولہ کہیں سے نہیں ملا، البتہ تمہاری تلاشی لینے کا مجھے موقع ہی نہیں مل سکا، اس لیے ظاہر ہے فارمولہ تمہارے پاس ہی ہوگا، ڈیسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کمرے کو چیک کیا تھا جس میں ویل چیئر پر بے ہوش پڑا ہوا تھا؟ عمران نے کہا۔ مجھے میرے آدمیوں نے بتایا تھا کہ میرے کاغذوں کی راکھ کا ڈھیر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے تم جیسا آدمی اس قدر اہم فارمولے کو جلا تو نہیں سکتا، ڈیسی نے کہا۔ وہ فارمولہ ناقابل عمل تھا، اس میں موجود جس سائنسی الجھن کو دور کرنے کے لیے مجھے اغوا کیا گیا تھا وہ ناقابل حل تھی، میں نے صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے اس پر کام کیا تھا، اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فارمولہ قابل عمل ہو گیا ہے، لیکن بلیک شیڈو کی لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر کلیمنٹ نے اسے چیک کر لیا تھا، میں نے انہیں یہ تاثر دیا کہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے اور میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں انہیں بتا دیتا کہ یہ ناقابل عمل ہی رہے گا تو ظاہر ہے سوسن مجھے ہلاک کر دیتی، چونکہ اس فارمولے کی وجہ سے خوار ہوتا رہا ہوں، اس لیے میں نے اسے جلا دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، عمران نے جواب دیا۔ سوری عمران، تمہاری بات غلط ہے، تم اس معذوری کے عالم میں فارمولہ جلا ہی نہیں سکتے، ورنہ وہ سوسن واقعی ہی تمہیں ہلاک کر دیتی، ڈیسی نے کہا۔ میں اس وقت معذوری کو دور کرنے کا انجیکشن لے چکا تھا اور مجھے یقین ہے اس انجیکشن کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے فارمولہ جلا دیا، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ وہ انجیکشن بیکار ثابت ہوا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جو سلوک چاہو تم میرے ساتھ کر سکتے ہو، میں نے بہرحال پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ نیکی ہی کی تھی، میڈم ڈیسی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ کیا ہونا ہے؟
فارمولا تو ختم ہو گیا، میں جا کر حکومت کو رپورٹ دے دوں گی کہ فارمولا چل کر راکھ ہو چکا ہے، اور راکھ کا ڈھیر میرے آدمیوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس لیے یہ مشن کلوز ہو گیا ہے، میڈم ڈیسی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو میڈم ڈیسی، میں پاکیشیا کے مفادات کے خلاف کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ تم اس وقت بے بس ہو، اور تم نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ ہم جو سلوک چاہیں تمہارے ساتھ کریں، اور دوسری بات یہ کہ تم نے محکمہ کی ہلاکت اور سینٹر کی تباہی اپنے مشن کے دوران کی ہے، اور مشن کے دوران ہونے والی کارروائی بہرحال مشن کا ہی حصہ ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اب ویسے بھی مشن ختم ہو چکا ہے، اب تمہاری جان لے کر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو مزید کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میری طرف سے تم آزاد ہو اور جا سکتی ہو۔ رہی یہ بات کہ اگر تم نے یہاں سے جانے کے بعد ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر ہم خود ہی تم سے نپٹ لیں گے، تم جا سکتی ہو، جولیا نے کہا تو ڈیسی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا واقعی میں جا سکتی ہوں؟ کیوں عمران؟ ڈیسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مس جولیا با اختیار ہیں، میرا تو پاکیشیا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مس جولیا، آپ کا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، ڈیسی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم نے تمہارا احسان برابر کر دیا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ تمہارے رد عمل پر مبنی ہوگا، میرا آدمی تمہیں باہر چھوڑ آئے گا، جولیا نے کہا تو ڈیسی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جولیا نے صفدر کو اشارہ کیا تو صفدر سر ہلاتا ہوا اور ڈیسی کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ جوزف اور جوانا، تم ٹرانسمیٹر لے کر باہر چلے جاؤ اور کوٹھی کی نگرانی کرو، ضروری اسلحہ بھی ساتھ لے لینا، اور سوائے جولیا کے باقی سب ساتھی کوٹھی کے اندر مختلف زاویوں پر پہرا دیں۔ جوزف اور جوانا تم سے رابطہ رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ڈیسی کو میری بات پر یقین نہ آیا ہو اور وہ اپنے آدمیوں سمیت ریڈ کرے، عمران نے کہا۔ تو پھر یہ کوٹھی ہی کیوں نہ فوری طور پر تبدیل کر دیں، جولیا نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک امکانی بات کی ہے اور ہمیں ہر پہلو کا خیال رکھنا چاہیے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر سوائے جولیا کے سب ساتھی خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، جولیا نے کہا۔ ایکسٹیو، دوسری طرف سے ایکسٹیو کی آواز سنائی دی۔ یس باس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے موت بانا لہجے میں کہا۔ ایک نمبر نوٹ کرو، ڈاکٹر رضوان ایکریمیا کے دارالحکومت ویلنگٹن میں اس نمبر پر موجود ہیں، میں نے خاور کو کہہ دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر رضوان سے بات کر کے عمران کی اس سے بات کرا دے، ایکسٹیو نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے ریسیور رکھ دیا۔ دیکھا تم نے چیف کو تمہارا کتنا خیال ہے، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا اس سے کوئی خیال نہیں ہے، اس سے آئندہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی عزت کا خیال ہے، اسے معلوم ہے کہ میری معذوری کے بعد پاکیشیا سیکرٹ سروس کی کامیابی کا گراف فوراً ہی زیرو ہو جانا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم احمق ہو نانسس، ہمیشہ غلط بات ہی سوچتے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور عمران جس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، چونکتے ہوئے منہ بند کر لیا، اور جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیا نے کہا۔ خاور بول رہا ہوں، دوسری طرف سے خاور کی آواز سنائی دی۔ یس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ میری ڈاکٹر رضوان سے بات ہو گئی ہے، وہ عمران صاحب سے پہلے سے اچھی طرح واقف ہیں، آپ کو چیف نے اس کا نمبر دے دیا ہوگا، آپ وہاں ان سے رابطہ قائم کر لیں، جو کچھ ان سے ہوگا وہ ہر قیمت پر کریں گے، خاور نے کہا۔ اوکے، جولیا نے کہا، اور کوریڈلر دبا کر اس نے پہلے انکوائری کا نمبر ڈائل کیا۔ یس، انکوائری پلیز، دوسری طرف سے موتمانہ آواز سنائی دی۔ ایکریمیا کا یہاں سے رابطہ نمبر اور پھر ویلنگٹن کا رابطہ نمبر چاہیے، جولیا نے کہا۔ ویلنگٹن کا یہاں سے براہ راست رابطہ نمبر بھی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی نمبر بتا دیا گیا۔ جولیا نے اس کا شکریہ ادا کر کوریڈلر دبایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ ڈاکٹر رضوان صاحب سے علی عمران صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، جولیا نے کہا۔ ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ہیلو، میں ڈاکٹر رضوان بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے خاور نے آپ سے بات کی ہے، علی عمران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جولیا نے کہا۔ ضرور کرائیے بات،
दूसरी तरफ से खुशगवार लहजे में कहा गया, हेलो हकीर फ़कीर पर तफसीर, टांगों से माजूर बंदा मजबूर, CCM का मशहूर अली इमरान MSc DSc ऑक्सन आपके हजूर पेश करता है सलाम भरपूर। इमरान की ज़ुबान रवां हो गई। इमरान साहब, आप जैसे आदमी से ये माजूर और मजबूर जैसे अल्फाज की तवक्को मुझे ना थी। आप तो हमेशा ज़िंदगी से भरपूर रहे हैं और इंशाअल्लाह अब भी ऐसा ही होगा। आप मुझे तफसील बताएं। डॉक्टर रिजवान की आवाज़ सुनाई थी और इमरान ने उसे तफसील बताना शुरू कर दी। फिर उसने डॉक्टर वॉट से बातचीत और उससे डिस्कस होने वाला नुस्खा और उसे इस्तेमाल करने भी सारी बात तफसील से बता दी। इमरान साहब, मैंने जो तहकीक की है और उसे बैनुल अक़वामी अवार्ड के लिए भिजवाया हुआ है वो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। अगर आप इससे ठीक हो जाएंगे तो ये मेरे और पाकिस्तान दोनों के लिए बैनुल अक़वामी अवार्ड से बढ़कर होगा। डॉक्टर रिजवान ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा और फिर उसने तफसील बताना शुरू कर दी। जूलिया खामोश बैठी हुई थी क्योंकि मखसूस साइंसी इस्तिलाहात ज़ाहिर है उसे समझ ना आ सकती थी। फिर इमरान और डॉक्टर रिजवान के दरमियान गुफ्तगू का तवील सिलसिला शुरू हो गया। जूलिया के चेहरे पर उम्मीद और बहम के तासुरात नुमाया थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मुसलसल दुआ कर रही थी कि किस तरह इमरान ठीक हो जाए। जो कुछ आपने बताया है इमरान साहब, उससे तो यही मतलब निकलता है कि मेरी तहकीक ही बुनियादी तौर पर गलत है। वेरी सैड। फिर आप किस तरह ठीक होंगे? आखिरकार डॉक्टर रिजवान ने इंतहाई मायूस भरे लहजे में कहा तो जूलिया का दिल टूट सा गया। शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए जवाब दिया और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर कॉरिडोर पर रख दिया। क्या मतलब? क्या डॉक्टर रिजवान की तहकीक गलत थी? क्या अब तुम ठीक ना हो सकोगे? जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, अब मेरे ठीक होने का कोई स्कोप बाकी नहीं रहा। अब सिर्फ अल्लाह ताला अपना करम कर दे तो और बात है, वरना दुनियावी तौर पर अब मेरे लिए उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही। मैं बहरहाल फिर भी ना उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद होना कुफर है। तुम अब वापसी का प्रोग्राम बनाओ, वहाँ पाकिस्तान पहुँचकर मैं फिर कोशिश करूँगा। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया की आंखों में बेइख्तियार आंसू झिलमिला उठे। वो तेज़ी से कुर्सी से उठी और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि इमरान ने कुर्सी के पुछ से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने आंखें खोली और आगे की तरफ झुककर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। एक्सटिव, क्या तुम्हारी डॉक्टर रिजवान से बात हो गई है? एक्सटिव ने स्पार्ट लहजे में कहा। यस सर, इससे तफसीली बात हुई है। उसने जो तहकीक की है वो बुनियादी तौर पर ही गलत है, इसलिए उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, इमरान ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह फिर? एक्सटिव ने चौंकते हुए कहा। मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ जनाब, और उसकी रहमत से भी नाउम्मीद नहीं हूँ। मैंने जूलिया से कह दिया है कि वो अब वापसी का प्रोग्राम बनाए। मैं पाकिस्तान पहुँचकर इस सिलसिले में दोबारा कोशिश करूँगा, इमरान ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। इस दौरान जूलिया और दूसरे साथी कमरे में दाखिल हुए। इन सब के चेहरे लटके हुए थे। किसका फ़ोन था? जूलिया ने पूछा। चीफ का। वो डॉक्टर रिजवान से होने वाली बातचीत के बारे में पूछ रहे थे, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? जूलिया ने पूछा। कहना क्या था? ये बात सुनकर अब मैं ठीक नहीं हो सकता, उन्होंने रिसीवर रख दिया, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, आज तक तो इस CCM के बारे में कभी ना सुना था। साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है, फिर इस CCM का तोड़ आखिर क्यों नहीं मालूम हो सका? सफदर ने कहा। ये नौ दरियाफ्त शुदा अंसर है, उसे दरियाफ्त हुए ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल हुए होंगे, और इसका तोड़ क्यों नहीं सामने आ रहा? अब इस सिलसिले में क्या कहा जा सकता है? इमरान ने जवाब दिया। कोई ना कोई इलाज तो बहरहाल होना चाहिए, जूलिया ने कहा। फ़िलहाल तो इसका कोई इलाज नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, मैंने सुना है कि कदीम कबायली जड़ी बूटियों की मदद से ऐसे ऐसे इलाज कर लेते थे जो नामुमकिन समझे जाते थे। क्या इस बारे में कोई कोशिश नहीं हो सकती? कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह, वाकई ऐसा हो सकता है। जोसेफ कहाँ है? उसे बुलाओ, इमरान ने कहा। क्या हुआ? क्या जोसेफ को इसका इलाज मालूम है? जूलिया ने बुरी तरह उछलते हुए कहा। तुम उसे बुलाओ तो सही। कैप्टन शकील की बात सुनकर मेरे जहन में एक ख्याल आया है, शायद अल्लाह ताला करम कर दे।
इमरान ने कहा तो जूलिया खुद उठकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ भाग पड़ी। अरे अरे रुक जाओ, इनके पास ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर पर कॉल कर लो। इमरान ने कहा तो जूलिया जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी बेइख्तियार ठटक कर रुकी और फिर वापस आ गई। इस दौरान सफ्दर ने जेब से 05 ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो सफ्दर कॉलिंग जोसेफ, ओवर। सफ्दर ने कॉल देते हुए कहा। यस जोसेफ अटेंडिंग यू, ओवर। जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान साहब तुम्हें बुला रहे हैं, फ़ौरन आ जाओ, ओवर एंड ऑल। सफ्दर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। यस बॉस, जोसेफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। बैठो, इमरान ने एक खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सॉरी बॉस, आपके सामने मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, जोसेफ ने साफ जवाब देते हुए कहा। मैं कह रहा हूँ बैठो, इमरान ने कहा तो जोसेफ उसी तरह कुर्सी पर टिक गया जैसे मजबूरी के आलम में कुर्सी पर बैठा हुआ हो। तुमने एक बार मुझे बताया था कि अफ्रीका के घने जंगलात में सातूना नाम का एक मोहब्बत है, जहाँ का पुजारी अफ्रीका का सबसे बड़ा विच डॉक्टर होता है, और ये विच डॉक्टर इन बीमारियों का इलाज भी करता है जिनका इलाज नामुमकिन समझा जाता है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या अब भी वहाँ कोई विच डॉक्टर होगा? इमरान ने पूछा। यस बॉस, एक विच डॉक्टर के लिए लाजमी है कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपना इल्म दूसरे को मुंतकिल कर दे ताकि ये सिलसिला चलता रहे, इसलिए आज भी वहाँ कोई ना कोई विच डॉक्टर बहरहाल मौजूद होगा, जोसेफ ने जवाब दिया। ये मोहब्बत अफ्रीका के किस इलाके में है? इमरान ने पूछा। वस्ती अफ्रीका में बनागौन के जंगल में ये सबसे कदीम और तारीख जंगलात कहलाते हैं। ये जंगलात बेहद वसी इलाके में फैले हुए हैं और आज भी वहाँ कदीम अफ्रीकी कबीले रहते हैं और ये जंगलात नाकाबिले अबूर समझे जाते हैं। सादवाना का मोहब्बत उन्हीं जंगलात के वस्त में है, जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? इमरान ने कहा। आप वहाँ किसके लिए जाना चाहते हैं? जोसेफ ने पूछा। अपनी टांगों के इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ जदीद दुनिया में इनका अब कोई इलाज सामने नहीं आ रहा, इसलिए वहाँ कोशिश तो की जा सकती है, इमरान ने कहा। उसके लिए साधु नाम मोहब्बत जाने की क्या ज़रूरत है बॉस? ये काम तो कांगो के शहर ब्राज़ील में भी हो सकता है। ब्राज़ील में आज भी एक ऐसा मोहब्बत मौजूद है जिसका पुजारी अफ्रीका के विच डॉक्टरों में शुमार होता है। ब्राज़ील में एयरपोर्ट भी है, हम वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर वहाँ का विच डॉक्टर खुद इलाज ना कर सका तो वो किसी भी बड़े विच डॉक्टर की रूह से रब्ता करके भी आपका इलाज पूछ सकता है। हत्ता कि अगर वो चाहे तो सातवाना के विच डॉक्टर से भी वहीं बैठे बैठे रब्ता कायम कर सकता है, जोसेफ ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, इमरान ने कहा। जिसका तोड़ साइंस नहीं कर सकती, क्या अफ्रीका में रहने वाला कोई जाहिल आदमी उसका तोड़ तलाश कर लेगा? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अफ्रीका में जड़ी बूटियों के खवास का इल्म इस कदर तरक्की याफ्ता है कि हमारे साइंसदान अब तक भी वहाँ नहीं पहुँच सके, इसलिए कोशिश करने में क्या हर्ज है। कामयाबी हो गई तो ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल होगा और नाकामी हुई तो फिर भी मेरा मज़ीद क्या बिगड़ेगा। तुम लोग वापस पाकिस्तान चले जाओ, मैं जोसेफ और जवाना के साथ ब्राज़ील चला जाता हूँ, इमरान ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, जूलिया ने कहा। हम भी साथ जाएंगे इमरान साहब, सफ्दर और दूसरे साथियों ने भी फ़ौरन ही ऐलान कर दिया। लेकिन अगर तुम्हारे चीफ ने इजाज़त ना दी तब? वो पहले ही मेरी तलाश में तुम्हें भेजकर नाला हो रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं डिप्टी चीफ हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, चीफ से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा और सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। ब्राज़ील की तंग सी सड़क पर दो टैक्सी कारें तेज़ी से एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। एक टैक्सी की उकबी सीट पर इमरान बैठा हुआ था, उसकी बेहिस्सो हरकत टांगें नीचे लटकी हुई थी, जबकि उसके साथ कैप्टन शकील और सफ्दर बैठे हुए थे। फ्रंट सीट पर जोसेफ था, जबकि दूसरी टैक्सी की फ्रंट सीट पर जूलिया और उकबी सीट पर जवाना और तनवीर मौजूद थे। वो बर्सबेन से ब्राज़ील अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे और ब्राज़ील के एयरपोर्ट से टैक्सियों में बैठकर अब इस इलाके की तरफ जा रहे थे जो ब्राज़ील के नवाही इलाके में था।
यहाँ जोसेफ ने ही टैक्सी ड्राइवरों से बात की थी और वही उन्हें वहाँ लेकर जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वो ऐसे इलाके में पहुँच गए जहाँ हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और थोड़ी देर बाद टैक्सी कारें मेन रोड से साइड पर मुड़ी। ये साइड रोड पहले से भी ज़्यादा तंग और कच्ची थी। कारें हचकोले खाती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक बहुत ही पुराने और खस्ता हाल मोहब्बत की इमारत नजर आने लग गई और फिर टैक्सी कारें इस मोहब्बत के पास पहुँच कर रुक गईं। यहाँ मकामी अफ्रीकी मर्दों और औरतों की काफ़ी तादाद मौजूद थी जो एक तरफ पैरों के बल ज़मीन पर बैठे हुए थे, जबकि 2 लंबे लंबे बालों और भारी जिस्म के स्याह फाम पुजारी उनके सामने इस तरह खड़े थे जैसे कदीम ज़माने में आका अपने ग़ुलामों के सामने खड़े होते हैं। टैक्सी कारें रुकते ही सबकी नज़रें उन पर जम गई। जोसेफ तेज़ी से नीचे उतरा और कदम बढ़ाता हुआ इन पुजारियों की तरफ बढ़ गया। वो कुछ वीरान से बातें करता रहा और फिर वापस आ गया। आइए बॉस, जोसेफ ने इमरान से कहा और फिर उसने टैक्सी कार का उकबी दरवाज़ा खोलकर इमरान को खींचकर बाहर निकाला और फिर उसे कांधों पर उठाया। बाकी साथी भी कारों से बाहर आ गए। जवाना ने टैक्सी ड्राइवरों को वहीं रुकने का कह दिया और साथ ही भारी रकम उन्हें पेशगी के तौर पर दे दी और फिर वो सब जोसेफ की रहनुमाई में इस मोहब्बत की तरफ बढ़ गए। एक पुजारी उनके आगे आगे चल पड़ा। मोहब्बत की इमारत के दरमियान खासा बड़ा सहन था और चारों तरफ एक बरामदा था जिसके पीछे कमरे बने हुए थे। पुजारी उन्हें एक कमरे में ले आया जिसमें दरी बिछी हुई थी। आप यहाँ बैठें। महापुजारी जब इजाज़त देंगे तो आपको उनके सामने पेश कर दिया जाएगा, पुजारी ने कहा। इस वक्त महापुजारी क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं? इमरान ने जोसेफ के कांधों पर सवार था दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। महापुजारी का नाम इज्जत से लेना वरना जलकर राख हो जाओगे। वो इस वक्त इबादत में मसरूफ़ हैं। इस पुजारी ने मुड़कर इंतहाई खुश्क लहजे में इमरान को जवाब देते हुए कहा। अपने महापुजारी को जाकर कहो कि तवाला का वेलासू उससे मिलने आया है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो पुजारी बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यखलक इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। तवाला का वेलासू कहाँ है? पुजारी ने इंतहाई हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। तुम जाकर कहो, जाओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो पुजारी मुड़कर इस तरह तेज़ी से बाहर की तरफ लपका जैसे चलने की बजाय उड़ने लग गया हो। मुझे दीवार के साथ सहारा देकर बैठा दो जोसेफ, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने उसे दीवार के सहारे दरी पर बैठा दिया। इमरान के बैठते ही बाकी साथी भी बैठ गए जबकि जोसेफ वैसे ही एक तरफ खड़ा हो गया। ये तवाला का वेलासू का क्या मतलब हुआ? ये कैसे अल्फाज थे? जूलिया ने हैरान होकर कहा। ये इमरान की ख़ास शोबदाबाजी है। ये ऐसे अल्फाज याद कर लेता है और फिर उन्हें मौका के मुताबिक इस्तेमाल भी कर लेता होगा। इसका कोई ख़ास मतलब इन जाहिल अफ्रीकियों की ज़बान में, तनवीर ने मुँह बनाते हुए कहा। तुम खामोश रहो। जूलिया ने बेइख्तियार तनवीर को झड़क दिया तो तनवीर होंठ भींचकर खामोश हो गया और इमरान के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट लहरा गई। जो मतलब लफ्ज़ तनवीर का है वही लफ्ज़ इन अल्फाज का भी है। तवाला कदीमी अफ्रीकी ज़बान में सूरज को कहते हैं और वेलासू का मतलब होता है सूरज की रोशनी, सूरज की किरण। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो तनवीर के चेहरे पर बेइख्तियार शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। लेकिन इससे इस पुजारी पर क्या असर होगा? जूलिया ने कहा। पुजारियों के नज़दीक तवाला के वेलासू का बड़ा मुकाम होता है। जिस तरह मुसलमान किसी सुपतज़ादे की बेपनाह इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, इस तरह ये लोग भी ऐसे आदमियों को जो तवाला के वेलासू होते हैं की बहुत इज़्ज़त करते हैं। तुम देखना अभी पुजारी यहाँ आ जाएगा, वरना ना जाने उसका कितना इंतज़ार करना पड़ता, इमरान ने कहा। और फिर अभी इसका फ़िक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी जिसके जिस्म पर सुर्ख रंग का लबादा था अंदर दाखिल हुआ। उसकी कमर झुकी हुई थी और सर के बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा जवानों की तरह चमक रहा था और आंखों में तेज चमक थी। उसके साथ में एक अजीब शक्ल की लकड़ी थी। उसके पीछे वही पुजारी था जो उन्हें इस कमरे में पहुंचा गया था और अब इंतहाई मौतवाना अंदाज में चल रहा था। इमरान उसे देखते ही समझ गया कि यही उसे मोहब्बत का महापुजारी भी है और विच डॉक्टर भी। कहाँ है तवाला का वेलासू? इस बूढ़े ने चीखती हुई आवाज़ में कहा। मैं हूँ काला तवाला का वेलासू, इमरान ने कहा तो वो बूढ़ा विच डॉक्टर उसकी तरफ मुड़ा और उससे गौर से देखने लगा। हाँ, तुम वाकई ही तवाला के वेलासू हो। खुश आमदीद वेलासू, खुश आमदीद, पुजारी ने कहा। मैं खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ख्याल ना करना।
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो ये बात है, क्या हुआ है तुम्हें? पुजारी ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ बैठो और पहले अपना नाम बताओ और पूरा तारुफ कराओ। इमरान ने कहा तो माँ पुजारी उसके सामने दरी पर आलती मालती मार कर बैठ गया। दूसरे पुजारी इसके पीछे मौतबाना अंदाज में खड़ा हो गया। एक साइंसी दवा की वजह से मेरी दोनों टांगें बेहिस्सो हरकत हो चुकी हैं और साइंसी दुनिया में अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है। मुझे जोसेफ ने बताया है कि आप बड़े विच डॉक्टर हैं और आप इसका इलाज जड़ी बूटियों से कर सकते हैं। इमरान ने कहा। जोसेफ? कौन जोसेफ? पुजारी ने इधर उधर देखते हुए कहा। मेरा नाम जोसेफ है और मैं अफ्रीका का प्रिंस हूँ और विच डॉक्टरों की विच डॉक्टर शमूली ने मेरे सर पर हाथ रखा था। जोसेफ ने आगे बढ़ते हुए कहा तो बूढ़ा पुजारी बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर यखलक इंतहाई अकीदत के तासुरात उभर आए। अजीम, शमूली ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा था तो तुम वाकई ही प्रिंस हो और मैं भी अजीम विच डॉक्टर शमूली का शागिर्द हूँ। आओ बैठो। पुजारी ने जोसेफ के सामने सर झुकाते हुए इंतहाई अकीदत भरे लहजे में कहा और फिर जोसेफ को अपने साथ बिठाकर वो एक बार फिर आलती मालती मारकर बैठ गया। ये मेरा आका है, इसका नाम अली इमरान है। उसने कहा तो सादुना के मोहब्बत ने मुझे ले चलो, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि आप बड़े विच डॉक्टर हैं, आपके पास चलते हैं, इसलिए मैं अपने आका को यहाँ ले आया हूँ। जोसेफ ने कहा। हाँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले देखना होगा कि तवाला के वेलासू की टांगों को क्या हुआ है। बूढ़े ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने इमरान की एक टांग पर अपना दायां हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। इसका चेहरा तेजी से सुर्ख होता चला जा रहा था। काफ़ी देर बाद उसने एक झटके से आंखें खोल दी और फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे अफसोस है तवाला के वेलासू कि तुम्हारी टांगों का इलाज नहीं हो सकता। अब तुम्हारी बाकी उम्र इस हालत में गुजरेगी। अफ्रीका की कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो तुम्हें ठीक कर सके। मैंने अपने सारे इल्म को छान फटक कर देख लिया है। बूढ़े पुजारी ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो इमरान के साथियों के चेहरे मायूसी से लटक गए। चलो ये खाता भी क्लोज हुआ। बहरहाल शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। विच डॉक्टर? क्या तुम सादुना के विच डॉक्टर से राब्ता कायम कर सकते हो? जोसेफ ने कहा। मैंने उससे भी राब्ता कायम किया है, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिल सका। इसके अलावा इस वक्त जितने भी बड़े विच डॉक्टर मौजूद हैं, मैंने उन सब से राब्ता कायम किया है, लेकिन सब ने जवाब दे दिया है। पुजारी ने जवाब दिया और उठकर खड़ा हो गया। मुझे अफसोस है तवाला के वेलासू कि मैं तुम्हारे इलाज नहीं कर सका, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अलबत्ता तुम ठहरो, मुझे तुम्हारी खिदमत करके खुशी होगी। पुजारी ने कहा। नहीं, अब यहाँ रुकना बेकार है, बाहर हमारी टैक्सियाँ मौजूद हैं। इमरान ने कहा तो पुजारी ने सर हिला दिया और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दूसरा पुजारी भी उसके पीछे बाहर चला गया। मुझे उठाओ जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ ने आगे बढ़कर इमरान को उठाया और कांधों पर लाद लिया और फिर सामने मुंह लटकाए वो उदास चेहरे लिए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इन सब की आंखें इमरान जैसे शख्स की ये हालत देखकर टाइगर ने कार होटल मेट्रो की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक उसकी नज़रें एक तरफ पार्क की गई एक कार पर पड़ी और बेइख्तियार चौंक पड़ा। वो इस कार को पहचानता था। ये खावर की कार थी। कार की यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि खावर होटल के अंदर है, लेकिन उसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि होटल मेट्रो तो घटिया दर्जे के बदमाशों और गुंडों का गढ़ है, वहाँ खावर क्यों आया है? फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि खावर चूँकि 4 स्टार का मेंबर है, इसलिए हो सकता है कि वो इस सिलसिले में आया हो। और टाइगर ने सोचा कि अगर खावर वाकई ही इस मकसद के लिए आया है तो फिर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि होटल मेट्रो में इसका अक्सर आना जाना था और यहाँ का सारा अमला और मैनेजर अलिफ उसे अच्छी तरह जानता था। और वो तेज़ तेज़ कदम उठाता होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। जब वो हाल में दाखिल हुआ तो हाल मामूल के मुताबिक घटिया दर्जे के बदमाशों, गुंडों और इस टाइप की औरतों से भरा हुआ था। घटिया शराब और मंशियात के धुएं ने फिजा को बुरी तरह आलूदा कर रखा था। टाइगर ने दरवाजे में रुककर हाल में सरसरी नज़र डाली ताकि अगर खावर हाल में मौजूद हो तो वो उसे देख ले।
लेकिन फिर एक कोने में जब उसने खावर, सदीकी, चौहान और नोमानी चारों को बैठे हुए देखा तो वो समझ गया कि ये चारों 4 स्टार्स के सिलसिले में ही यहाँ मौजूद हैं। चनाचा वो तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ता चला गया। वो चारों जूस सामने रखे खामोश बैठे हुए थे। टाइगर करीब पहुंचकर बेइख्तियार ठटक कर रुक गया, क्योंकि इन चारों के चेहरों पर उसे इंतहाई वैरानी, परेशानी, अफसुर्दगी और दुख के मिले जुले तासुरात इस हद तक नुमाया नजर आ रहे थे कि जैसे ये चारों अपने किसी अजीज तरीन शख्स को दफना कर आए हों। अस्सलाम वालेकुम। टाइगर ने करीब पहुंचकर तो चारों ने चौंक कर टाइगर की तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम। आओ टाइगर, बैठो, खावर ने बड़े स्पाट लहजे में कहा, जबकि बाकियों ने कुछ कहने की बजाय होंठ भींच लिए थे। क्या बात है, आज आप चारों बेहद अफसुर्दा नजर आ रहे हैं, क्या कोई ख़ास बात हो गई है? टाइगर ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। उसका दिल बेइख्तियार ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। तो तुम्हें इत्ला नहीं मिली अभी तक? खावर ने कहा। इत्ला? कैसी इत्ला? खैरियत है? टाइगर ने ज़्यादा परेशान होते हुए कहा। तुम्हारा उस्ताद और हमारा साथी और पाकिशिया का अजीम तरीन आदमी अली इमरान हमेशा के लिए माजूर हो गया है। खावर ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे के आसाब इस तरह फड़फड़ाने लगे थे जैसे उसे रेशा हो गया हो। क्या क्या कह रहे हैं आप? इमरान साहब माजूर हो गए हैं? क्या मतलब? क्या हुआ है उन्हें? कब, कैसे और क्यों? टाइगर ने बेइख्तियार बौखलाए हुए लहजे में कहा। बैठ जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। कुदरत को जो मंजूर था हो गया। वैसे यकीन नहीं आ रहा कि इमरान जैसी शख्सियत के साथ ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल इंसान इंसान ही है, बेबस और लाचार। खावर ने इंतहाई मायूस भरे लहजे में कहा। हुआ क्या है? प्लीज़ मुझे तफसील तो बताएं, वरना मेरा दिल डूब जाएगा, प्लीज़। टाइगर ने इस बार कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि इमरान साहब को उनके फ्लैट से अगवा कर लिया गया था? खावर ने कहा तो टाइगर एक बार फिर चौंक पड़ा। अगवा कर लिया गया था? बॉस को? कब, कैसे, किसने किया था अगवा, और क्यों? मुझे तो इल्म ही नहीं है। टाइगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यही वजह है कि तुम्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं है। बहरहाल मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ, खावर ने कहा, और फिर इमरान के अगवा से लेकर डॉक्टर रिजवान से होने वाली बातचीत तक उसने तफसील बता दी। CCM, ओह वेरी सैड। CCM का तो वाकई ही कोई तोड़ नहीं होता। फिर डॉक्टर रिजवान की तहकीक का क्या हुआ? टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा। मैंने चीफ से डॉक्टर रिजवान का फ़ोन नंबर लेकर उससे खुद बात की। डॉक्टर रिजवान खुद बेहद शर्मिंदा था। उसकी तहकीक जिस पर वो इस कदर खुश था, बुनियादी तौर पर गलत साबित हुई। इमरान साहब ने उसे समझा दिया था, और डॉक्टर रिजवान को जहां इस बात पर अफसोस था कि इमरान साहब ठीक ना हो सके, वहां वो इमरान साहब का ममनून भी था कि उन्होंने उसे बर वक्त उसकी तहकीक की असलियत बता दी। वरना वो अगर उसे किसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पेश कर देता तो उसकी और पाकिशिया की बेहद सबकी होती। बहरहाल असल बात यह है कि डॉक्टर रिजवान की तहकीक इमरान को ठीक ना कर सकी। फिर मैंने चीफ से इमरान साहब के बारे में मालूम किया तो चीफ ने बताया कि इमरान अपने साथियों समेत वापस आ रहा है। मैंने आज सुबह लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर खुद ट्राई की तो जूलिया से रब्ता हो गया, और जूलिया ने बताया कि वो इमरान समेत अफ्रीका के एक मुल्क कांगो के शहर ब्राज़ील गए थे, जहाँ एक कदीम मोहब्बत था, और इमरान का ख्याल था कि अफ्रीका के विच डॉक्टर जड़ी बूटियों से नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेते हैं। लेकिन वहाँ से भी वो मायूस लौटे हैं और आज की फ़्लाइट से पाकिशिया आ रहे हैं।
press the bell icon